हेलो फ्रेंड्स। उत्तराखंड असिस्टेंट अकाउंटेंट की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स के लिए नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रोवाइड कर रहे हैं। ये आज का सेकंड वीडियो है। इससे पहले हमने पार्ट 1 डिस्कस कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा करके आप ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पर हम 51 से आगे डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने 1 से लेकर 50 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिए हैं। ये पूरा सीरीज़ है। इसमें लगभग 3000 प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों में शेयर भी कर दिया करिए ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम 51 से स्टार्ट कर रहे हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच एक्सपेंडिचर इज़ इनकर्ड टू अक्वायर अ फिक्स एसेट्स। यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन कि अस्थायी संपत्ति खरीदने के लिए किया गया व्यय कौन सा होता है, पूछा गया है। तो आपको पता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है इनकर्ड टू परचेज और इम्प्रूव फिक्स एसेट्स एंड प्रोवाइड बेनिफिट फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग, यानी पूंजीगत जो व्यय होता है अस्थायी संपत्ति खरीदने या उसमें सुधार करने के लिए किया जाता है और इसका लाभ कई वर्षों तक मिलता रहता है। तो इस तरह का ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लगभग लाने की कोशिश की है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं, वाइट वॉशिंग ऑफ ऑफिस बिल्डिंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी जब कार्यालय का जो भवन होता है उसकी सफ़ेदी आप करते हैं तो किस प्रकार का व्यय होता है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, जो वाइट वॉशिंग होती है इज़ ए मेंटेनेंस एक्सपेंसेस दैट हेल्प्स मेंटेन द एसेट्स बट डज़ नॉट इंक्रीज इट्स अर्निंग। अर्निंग इंक्रीज नहीं करती है लेकिन मेंटेनेंस के लिए होता है। तो इसके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हम काउंट करते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगला क्वेश्चन है, व्हिच एक्सपेंडिचर इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ एन एसेट्स, यानी कौन सा व्यय जो होती संपत्ति की आय अर्जित करने की क्षमता को बढ़ाता है, यहाँ पूछा गया है। तो आपको पता है कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड अर्निंग कैपेसिटी ऑफ एन एसेट्स, यानी पूंजीगत जो व्यय होता है वो की उत्पादकता, यानी जो संपत्ति की उत्पादकता और आय अर्जित करने की क्षमता बढ़ाने के लिए होता है। तो इस यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगला क्वेश्चन है, वेजेज पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी आर, यानी जो मशीनरी इंस्टॉल करने में जो मजदूरी हम देते हैं वो क्या कहलाती है, यानी किस में काउंट किया जाता है। तो इंस्टॉलेशन चार्ज आर एडेड टू द कॉस्ट ऑफ मशीनरी बिकॉज इट मेक यानी दे मेक द एसेट्स रेडी फॉर यूज, यानी जो मशीन की स्थापना में हुआ खर्च जो होता है मशीन की लागत में जोड़ा जाता है, इसलिए इसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगला क्वेश्चन है, सैलरी पेड टू ऑफिस स्टाफ, यानी जो कार्यालय में आपके काम करते हैं उनको जो सैलरी देते हैं वो किस प्रकार का व्यय माना जाता है। तो सैलरी आर रिकरिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन, यानी दैनिक वेतन जो होता है दैनिक व्यवसाय संचालन हेतु होने वाला एक प्रकार से नियमित खर्च होता है। यह राजस्व व्यय में काउंट होता है, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगला क्वेश्चन है, व्हिच एक्सपेंडिचर इज शोन इन द बैलेंस शीट एज एन एसेट्स, यानी कौन सा व्यय जो होता है बैलेंस शीट में संपत्ति के रूप में दिखाया जाता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है वो कैपिटलाइज एंड शोन एज द एसेट्स इन द बैलेंस शीट, यानी पूंजीगत व्यय को पूंजीकृत कर बैलेंस शीट में संपत्ति के रूप में दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर यह हो जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिपेयर ऑफ मशीनरी आफ्टर परचेज फॉर नॉर्मल यूज इज़, यानी कोई मशीन है उसको खरीदने के बाद सामान्य रूप से जो मरम्मत किया जाता है वो किस में काउंट होता है। तो नॉर्मल रिपेयर जो होता है ओनली मेंटेन द एसेट्स एंड डू नॉट इम्प्रूव इट्स लाइफ सिग्निफिकेंटली, यानी सामान्यतः मरम्मत केवल संपत्ति जो होती है उसकी कार्यशील बनाए रखने के लिए किया जाता है ताकि वो सही से काम करे। तो ये एक प्रकार से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में काउंट किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
अगला है परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर ऑफिस, यानी कोई ऑफिस आपने खोला है तो उसके लिए फर्नीचर जो खरीदते हैं वो किस में काउंट होता है। तो फर्नीचर इज़ अ फिक्स्ड एसेट हम जानते हैं, देयर फॉर इट्स परचेज इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी फर्नीचर एक अस्थायी संपत्ति है, इसकी खरीद जो करते हैं वो पूंजीगत व्यय में आता है, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगला क्वेश्चन है व्हिच एक्सपेंडिचर इज चार्ज्ड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कौन सा व्यय लाभ और हानि खाते में दिखाया जाता है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिलेट टू द करंट अकाउंटिंग पीरियड एंड इट इज़ डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी राजस्व व्यय चालू लेखा अवधि से संबंधित होता है, इसलिए इसे लाभ हानि खाते में दर्शाना होता है, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी जो इसमें नीचे दिया गया ऑप्शन, इसमें कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी परचेज ऑफ लैंड, परचेज ऑफ लैंड इसका सही आंसर हो जाएगा। लैंड जो होता है इज ए फिक्स एसेट एंड इट्स परचेज प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, यानी जो ज़मीन खरीदते हैं आप वो अस्थायी संपत्ति होती है और लॉन्ग टाइम के लिए लाभ देती है। तो ये हो जाएगा इट इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी इसका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा परचेज ऑफ लैंड, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। अगला क्वेश्चन है व्हिच बुक इज़ नोन एज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, तो ये कौन सी बुक होती है। तो इसको लेजर कहते हैं, सॉरी जर्नल कहते हैं, लेजर नहीं जर्नल होता है ये, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। द जर्नल इज़ द फर्स्ट बुक वेयर बिजनेस ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ये जर्नल वह पहली पुस्तक है जिसमें सभी व्यावसायिक जो है व्यापारिक लेन देन होता है उसमें तिथि के क्रम में दर्ज किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है द मेन पर्पज ऑफ लेजर इज़, लेजर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो ये होता है क्लासीफाइंग ट्रांजैक्शंस इनटू डिफरेंट अकाउंट्स, लेजर ग्रुप्स सिमिलर ट्रांजैक्शन अंडर द सेपरेट अकाउंट टू नो देयर बैलेंस शीट, यानी लेजर में समान प्रकार के लेन देन को अलग अलग खातों में वर्गीकृत किया जाता है ताकि प्रत्येक खाते का शेष ज्ञात हो सके। अगला क्वेश्चन है व्हिच सब्सिडरी बुक रिकॉर्ड्स ओनली द क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, यानी केवल उधार माल खरीद को किस सहायक बुक में दर्ज किया जाता है। तो इसका आंसर होता है यहाँ पर ऑप्शन बी परचेजेस बुक्स, यानी जो परचेज बुक्स रिकॉर्ड्स ओनली द क्रेडिट परचेज ऑफ द गुड्स मीन फॉर रीसेल, यानी रीसेल के लिए। अगला क्वेश्चन है ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर टू चेक, जो ट्रायल बैलेंस होता है किसकी जांच के लिए तैयार किया जाता है। तो ये अरिथमेटिक एक्यूरेसी ऑफ लेजर के लिए होता है, यानी ट्रायल बैलेंस वेरीफाई वेदर द टोटल डेबिट बैलेंस इक्वल टोटल क्रेडिट बैलेंस, दोनों बराबर है कि नहीं इस चेक करता है। अगला क्वेश्चन है व्हिच एरर इज़ नॉट डिस्क्लोज्ड बाय द ट्रायल बैलेंस, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन। इट इज़ द ट्रांजैक्शन इज कम्प्लीटली ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स द ट्रायल बैलेंस शीट स्टिल एग्रीड, यानी यदि कोई लेन देन पूरी तरह से दर्ज नहीं किया गया है तो वो जो आपका तलतट पर मिल जा सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अपडेट दे दें आपको, फिर आगे हम डिस्कस करते हैं। अगर आप उत्तराखंड असिस्टेंट अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं तो जीएस ज्ञान ट्यूब चैनल पर आप लोगों की तैयारी के लिए फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया गया है जिसकी फ़ीस 2000 है, लेकिन अभी डिस्काउंट चल रहा है, मात्र 699 पे करके आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जो लोग ज्वाइन करना चाहें उसके लिए करना क्या है, ये व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इसी व्हाट्सएप नंबर पर आपको अपना नाम फाउंडेशन बैच असिस्टेंट अकाउंटेंट लिख भेज देना, वहाँ पर आपको जरूर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। यहाँ पर ये कोर्स हमने हिंदी और इन दोनों मीडियम में तैयार किया ताकि दोनों तरह के कैंडिडेट्स को इसका बेनिफिट मिल सके। इस कोर्स में आपको एक लिंक प्रोवाइड किया है, जब आप ज्वाइन करते हैं तो एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें कि आप यहाँ देख सकते हैं ई बुक भी प्रोवाइड किया जाता है, प्रैक्टिस सेट भी मिलने वाला है और टेस्ट सीरीज भी मिलने वाला है, जिसमें कि आप किसी पर करके आप यहाँ देख सकते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। यहाँ पर ये PDF के फॉर्मेट में है, आप इसको डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये आपका यूनिट वाइज हमने
इंग्लिश और हिंदी दोनों में तैयार कर दिया है ताकि दोनों तरह के कैंडिडेट्स को बेनिफिट मिल सके। यहाँ देख सकते हैं इंग्लिश का स्टडी मटेरियल बुक है और ये बहुत छोटा छोटा हमने PDF बनाया है ताकि आप अगर ठीक से पढ़ेंगे तो 1 से 2 दिन में 1 यूनिट पूरा तैयार कर सकते हैं। कम समय में बेहतर तैयारी के लिए ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। यहाँ पर आप हिंदी भी दिखा देते हैं, हिंदी में भी ये देख सकते हैं हम डाउनलोड कर रहे हैं। यहाँ देखिए हिंदी मीडियम में भी तैयार किया, सेम चीज़ें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलने वाली है, तो दोनों तरह के कैंडिडेट्स इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन कर लीजिए। अभी ऑफ़र भी चल रहा है तो इसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। कम समय में रिवीजन के लिए बेहतर है। यहाँ देखिए टेस्ट सीरीज भी हम प्रोवाइड करते हैं, पूरा टेस्ट सीरीज है और प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करते हैं। प्रैक्टिस सेट में देख सकते हैं ताकि जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग नए नए क्वेश्चंस जो हमने यहाँ फ्रेम किए हैं आंसर के साथ, इसको स्टडी करके कम समय में बेहतर तैयारी कर सकते हैं। और आपको ये बता दें आपके पास टाइम बहुत कम है, ऐसे में ये बुक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो जो लोग इंटरेस्टेड है ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो इसी व्हाट्सएप नंबर पर एक बार संपर्क करके जानकारी जरूर ले लीजिए। अभी ऑफ़र चल रहा है, ऑफ़र का फ़ायदा उठाते हुए इस कोर्स को आप परचेज़ कर सकते हैं। इसके लिए करना क्या, इसी व्हाट्सएप नंबर संपर्क कर लीजिए, ज़्यादा जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। चलिए आगे डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। अब हम आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 66 देख लीजिए। व्हिच बुक रिकॉर्ड्स कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन, यानी नकद एवं बैंक लेन देन किस पुस्तक में दर्ज किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैश बुक, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो कैश बुक रिकॉर्ड्स ऑल ट्रांजैक्शन, यानी ऑल रिसिप्ट, कैश पेमेंट एंड बैंक ट्रांजैक्शन, ये सब चीज़ें होती हैं उसमें, इसलिए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कैश बुक। अगला है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, यानी त्रुटि का शोधन, यानी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर क्या होता है? तो ये एक प्रकार से कह सकते हैं करेक्टिंग अकाउंट मिस्टेक। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। रेक्टिफिकेशन मीन्स करेक्टिंग अकाउंटिंग एरर बाय पासिंग सुटेबल जर्नल एंट्रीज, यानी त्रुटि शोधन का अर्थ है उपयुक्त जर्नल प्रविष्टि द्वारा लेखांकन त्रुटियों को सुधारना। यहाँ पर हमने इंग्लिश हिंदी दोनों में दे रखा है ताकि दोनों तरह के कैंडिडेट्स को इसका बेनिफिट मिल सके, आराम से पढ़ सकें। तो ये चीज़ें आप ज़रूर कर लीजिएगा। एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एकदम नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने तैयार किया है। जैसा कि आपको पता है नए सिलेबस के अनुसार इतने कम समय में स्टडी मटेरियल मार्केट में मिल पाना बहुत ही मुश्किल है। तो इसी सभी को ध्यान में रखते हुए इसी कमी को दूर करते हुए हमने यहाँ पर रेडी कर दिया है, सब पूरा सिलेबस हमने रेडी कर दिया है। अगला क्वेश्चन है व्हिच सब्सिडरी बुक रिकॉर्ड्स क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, यानी उधार माल बिक्री किस सहायक बुक में दर्ज होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेल बुक, यानी आपका सेल्स बुक, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सेल्स बुक्स रिकॉर्ड ओनली क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स, यानी विक्रय पुस्तक में केवल उधार माल बिक्री दर्ज की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, इफ़ द ट्रायल बैलेंस एग्रीज इट मीन्स, यानी जो ट्रायल बैलेंस मिल जाता है तो इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है ओनली अरिथमेटिक एक्यूरेसी इज इंडिकेटेड। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस डज नॉट गारंटीड कंप्लीट एक्यूरेसी बिकॉज सम एरर्स रिमेन अनडिस्क्लोज, यानी जो एरर होता है को मिलाना केवल अंगणितीय शुद्धता को दर्शाता है, सभी त्रुटियों को नहीं दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच एरर्स अफेक्ट्स ओनली वन अकाउंट, यानी कौन सी प्रकार की त्रुटि जो है एक खाते को प्रभावित करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वन साइडेड एरर, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ए वन साइडेड एरर अफेक्ट ओनली वन अकाउंट एंड जनरली यूजेस डिसएग्रीमेंट इन द ट्रायल बैलेंस, यानी एक पक्षीय त्रुटि केवल एक खाते को प्रभावित करता है और सामान्यतः जो तलपट होता है नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, यानी BRS जो होता है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट्स। यहाँ पूछा गया है बैंक समाधान विवरण तैयार करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा टू रिकन्सिल द कैश बुक एंड पासबुक बैलेंस। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ए बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस एंड शोन इन द कैश बुक एंड पासबुक, दोनों में होता है।
अगला क्वेश्चन है व्हिच बुक इज़ मेंटेन्ड बाय द बैंक, यानी कौन सा बुक जो होता है बैंक द्वारा मेंटेन किया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा पासबुक, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा पासबुक। द पासबुक इज मेंटेन बाय द बैंक एंड रिकॉर्ड्स ऑल ट्रांजेक्शन्स इन द कस्टमर्स बैंक अकाउंट, यानी पासबुक जो होता है बैंक द्वारा तैयार किया जाता है और ग्राहक के बैंक खाते के सभी लेन देन को दर्ज किया जाता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेक इज इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट बिल, यानी जो जारी किया गया चेक है भुगतान के लिए अभी प्रस्तुत नहीं किया गया, तो इसमें क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डिक्रीज कैश बुक बैलेंस ओनली। द बिजनेस रिकॉर्ड्स द पेमेंट इमीडिएटली इन द कैश बुक बट द बैंक रिकॉर्ड्स इट ओनली व्हेन चेक इज़ प्रेजेंटेड, यानी व्यवसायिक जो चेक जारी करते समय जो कैश बुक होता है प्रविष्ट कर देती है, जबकि भुगतान प्रस्तुत करनी होने पर बाद में दर्ज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड बाय द बैंक कॉज, यानी जो जमा किए गए लेकिन अभी जो है तक बैंक द्वारा वसूल नहीं किया गया है चेक, तो उसका कारण क्या होता है। तो इसका हो जाएगा कैश बुक बैलेंस इज इंक्रीज बट पासबुक डज नॉट चेंज इमीडिएटली, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक चार्जेस एंटर्ड बाय द बैंक बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बिल, तो यानी बैंक द्वारा लगाए गए बैंक शुल्क को अभी तक यानी अभी कैश बुक में दर्ज नहीं किया हुआ है, तो इसका क्या प्रभाव होगा। तो ये हो जाएगा डिक्रीजेज पासबुक बैलेंस, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक डायरेक्टली इज़ द फर्स्ट रिकॉर्डिंग, यानी बैंक द्वारा सीधे जमा किया गया ब्याज जो होता है सबसे पहले कहाँ दर्ज होता है। तो सबसे पहले पासबुक में दर्ज होता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दी बैंक क्रेडिट्स फर्स्ट इंटरेस्ट फर्स्ट एंड द बिजनेस रिकॉर्ड्स इट लेटर इन द कैश बुक, यानी बैंक पहले जो होता है पासबुक में जमा किया जाता है जो ब्याज होता है, उसके बाद में ये सब चीज़ें होती हैं। अगला है BRS इज़ प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ, यानी BRS जो होता है प्रिपेयर किया जाता है किसके आधार पर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा कैश बुक एंड पासबुक बैलेंस में, यानी BRS कंपेयर्स द बैलेंस ऑफ द कैश बुक एंड पासबुक टू आइडेंटिफाई डिफरेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रीजन फॉर डिफरेंस इन द कैश बुक एंड बैंक पासबुक, निम्नलिखित में से कौन सा कैश बुक और पासबुक में अंतर का कारण नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी परचेजेज ऑफ फर्नीचर बाय कैश, अगर आप कोई फर्नीचर कैश खरीदते हैं तब उसमें नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पूछा है ओवरड्राफ्ट सोज इन द पासबुक मीन्स, यानी जो पासबुक में ओवरड्राफ्ट का क्या अर्थ होता है। तो इसका मतलब होता है क्रेडिट बैलेंस इन बैंक अकाउंट, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। एंड ओवरड्राफ्ट अपीयर्स एज ए क्रेडिट बैलेंस इन द पासबुक बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स अ लाइबिलिटी टू द बैंक, यानी ऑप्शन यहाँ पर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज जनरली प्रिपेयर्ड, यानी जो BRS है सामान्यतः किसको कब तैयार किया जाता है। तो ये होता है एट द रेगुलर इंटरवल, यानी एक रेगुलर इंटरवल टाइम पर होता है, जनरली जो मंथ का एंड होता है तब ये तैयार किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ डिप्रेशिएशन, डिप्रेशिएशन यानी मूल्य ह्रास जो होता है क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट्स ड्यू टू यूज़ वियर्स एंड टीयर और पैसेज ऑफ टाइम। तो ये डिप्रेशिएशन ग्रेजुअली डिक्रीजेस इन द वैल्यू ऑफ ए फिक्स एसेट्स ड्यू टू यूजेस वियर्स एंड टीयर्स, ये सब चीज़ें होती हैं, यानी ये मूल्य ह्रास कहते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स इज जनरली डेप्रेशिएटेड, यानी निम्नलिखित में से जो दिया गया ऑप्शन है किस संपत्ति का सामान्यतः मूल्य ह्रास होता है। तो आपको पता होना चाहिए बिल्डिंग होती है, जो बिल्डिंग आपका मूल्य ह्रास होता रहता है, बहुत सारी चीज़ें रिपेयर की जरूरत पड़ती है। बिल्डिंग हैव लिमिटेड यूज ऑफ लाइफ सो डेप्रेशिएशन इज चार्ज। लैंड जनरली हैज़ अ अनलिमिटेड यूजफुल लाइफ जो होता है, और चीज़ें जो होती हैं अनलिमिटेड होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच मेथड चार्ज द सेम अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन एवरी ईयर, यानी कौन सी विधि प्रत्येक वर्ष समान रूप से मूल्य ह्रास लाती है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी
स्ट्रेट लाइन मेथड यानी SLM होता है, तो SLM मेथड से करते हैं। अगला क्वेश्चन है अंडर द रिटन डाउन वैल्यू यानी WDV मेथड डिप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन, तो बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स ईच ईयर यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डिप्रिसिएशन इज सोन इन यानी मूल्यह्रास से कहाँ प्रदर्शित किया जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यानी डिप्रिसिएशन इज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉज ऑफ डिप्रिसिएशन, नीचे दिया गया जो ऑप्शन है इसमें कौन सा कारण नहीं है डिप्रिसिएशन का, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंक्रीज इन द मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड का इससे कोई मतलब नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इंक्रीज मार्केट डिमांड डज नॉट रिड्यूस द वैल्यू ऑफ एन एसेट्स, अगर मार्केट में इसकी वैल्यू बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई तो वैल्यू बढ़ती है घटती नहीं है। देयरफॉर इट इज़ नॉट ए कॉज ऑफ डिप्रिसिएशन। मार्केट में अगर उसकी डिमांड बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, डिप्रेशन से कोई मतलब नहीं रह जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हिच मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन रिजल्ट इन द हायर डिप्रिसिएशन चार्ज इन द अर्ली ईयर, यानी कौन सा मूल्यह्रास विधि प्रारंभिक वर्षों में अधिक मूल्यह्रास लाती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी रिटन डाउन वैल्यू मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड है। अगला डिप्रिसिएशन इज चार्ज अकॉर्डिंग टू विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल, यानी मूल्यह्रास किस मूल्यांकन सिद्धांत के अनुसार लगाया जाता है, तो ये होता है आपका मैचिंग प्रिंसिपल, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर आपने 2-3 बार अच्छे से इसको कर लिया है तो आप ज़रूर इसमें अच्छा नंबर करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन व्हिच टाइप ऑफ एसेट्स, मूल्यह्रास जो होते हैं किस प्रकार की संपत्ति पर लगाया जाता है, तो ये होता है फिक्स एसेट्स पर लगता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। डिप्रिसिएशन इज जनरली चार्ज ऑन द टेंजिबल फिक्स एसेट्स सच है जैसे मशीनरी हुआ, बिल्डिंग हुआ, फर्नीचर हुआ, इन सब पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग डिप्रिसिएशन इज टू, यानी मूल्यह्रास का जो मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ये होता है सो द करेक्ट वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड डिटरमाइन ट्रू प्रॉफिट, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। डिप्रिसिएशन इंश्योर दैट द एसेट्स आर सोन एट देयर प्रॉपर बुक वैल्यू एंड हेल्प डिटरमिन द करेक्ट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ प्रोविजंस, प्रावधान क्या होता है, तो ये हो जाएगा आंसर बी इसका अमाउंट सेट असाइड टू मीट ए नॉन लाइबिलिटी विद अनसर्टेन अमाउंट और टाइमिंग, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अ प्रोविजन इज क्रेडिटेड टू कवर ए नॉन लाइबिलिटी और एक्सपेक्टेड लॉस हुज एग्जैक्ट अमाउंट और टाइमिंग इज अनसर्टेन, यानी प्रावधान ये है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92 व्हाट इज़ अ रिजर्व, रिजर्व क्या होता है पूछा गया है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी प्रॉफिट रिटेन फॉर फ्यूचर यूज़, यानी अ रिजर्व इज क्रिएटेड बाय रिटेनिंग ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन और मीट फ्यूचर नीड्स। आरक्षित निधि लाभ का वह भाग है जिसे भविष्य में आवश्यकताओं या व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए सुरक्षित रखा जाता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा प्रॉफिट रिटेन फॉर फ्यूचर यूज। अगला क्वेश्चन है प्रोविजन इज क्रिएटेड, यानी प्रावधान कब बनाया जाता है पूछा गया है, तो बिफोर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट को कैलकुलेट करने से पहले किया जाता है। प्रोविजन इज चार्ज एज एन एक्सपेंसेस बिफोर अराइविंग एट द नेट प्रॉफिट। अगला क्वेश्चन है रिजर्व इज़ क्रिएटेड, यानी जो आरक्षित निधि कब बनाई जाती है, तो ये बनाया जाता है आफ्टर डिटरमिनिंग प्रॉफिट, यहाँ पर आफ्टर डिटरमिनिंग प्रॉफिट हो जाएगा। रिजर्व इज़ क्रिएटेड आफ्टर कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट बाय द अप्रोप्रिएट प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोविजन, यानी जो यहाँ दिया गया है कौन सा एग्जाम्पल है प्रोविजंस का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोविजन फॉर बैड डेट। प्रोविजन फॉर बैड डेट इज क्रिएटेड टू कवर एक्सपेक्टेड लॉस फ्रॉम डाउटफुल रिसीवेबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच रिजर्व इज क्रेडिटेड फॉर द कैपिटल प्रॉफिट, यानी पूंजी लाभ में कौन सी आरक्षित निधि बनाई जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व होता है कैपिटल रिजर्व इज क्रेडिटेड फॉर द कैपिटल प्रॉफिट एंड इज जनरली नॉट अवेलेबल फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। अगला क्वेश्चन है व्हिच रिजर्व कैन जनरली बी यूज्ड फॉर
डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिवेन्यू रिजर्व होता है इसमें, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा रिवेन्यू रिजर्व। रिवेन्यू रिजर्व इज क्रिएटेड फॉर ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड मे बी यूज फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन सब्जेक्ट टू द लीगल प्रोविजंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपल्सरी, यानी निम्नलिखित में कौन सा अनिवार्य होता है, तो प्रोविजंस होता है अनिवार्य रूप से, यानी क्रिएटिंग प्रोविजंस फॉर नॉन लायबिलिटी इज मैंडेटेड टू प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है प्रोविज़न इज शोन एज, यानी प्रावधान को किस रूप में दिखाया जाता है, तो एक प्रकार से एक्सपेंसेस और लाइबिलिटी के रूप में दिखाया जाता है। प्रोविजंस इज रिकॉग्नाइज एज एक्सपेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड मे बी अपीयर एज ए लाइबिलिटी और डिडक्शन फ्रॉम द एसेट्स। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यहाँ दिया गया है कुछ स्टेटमेंट, तो इसमें बताना है कौन सा करेक्ट है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है, बिकॉज प्रोविजन इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट व्हाइल रिजर्व इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, तो ये आपका आंसर सही है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से हमने आज के इस वीडियो में 100 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। आने वाले पार्ट्स में हम आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इस सीरीज में हम टॉप 3000 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगी एग्जाम में, तो जो कैंडिडेट्स आपने ध्यान से देखा, इसका PDF भी आपको मिल जाएगा। और जो कैंडिडेट्स इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें कि आपको सभी यूनिट का ई-बुक, प्रैक्टिस सेट और टेस्ट सीरीज मिलने वाला है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए करना क्या, ये व्हाट्सअप नंबर दिखा है, इसी नंबर पर आप अपना नाम फाउंडेशन बैच असिस्टेंट अकाउंटेंट लिख करके भेज देना, वहाँ पर आपको जो रिस्पॉन्स मिल जाएगा। अभी हैवी डिस्काउंट चल रहा है, मात्र 699 में आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है और बहुत से कैंडिडेट जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ सकते हैं। अपनी पढ़ाई कम समय में सारा सिलेबस कवर करके अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए GS ज्ञान ट्यूब चैनल चुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।